हेलो स्टूडेंट्स। सो वी आर बैक विद न्यू वीडियो एंड हम लोग लास्ट क्लास में जो है हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। एंड हम लोग पहला क्लास में काफ़ी कुछ सीखे हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, अबाउट कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें हम लोगों ने वैकेंसी पीरियड के साथ लास्ट टॉपिक किया था। तो जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास को छोड़ा था आज वहीं से पिकअप करेंगे। लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे कि अगर वैकेंसी पीरियड होता है तो हम लोग उसके केस में जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज उसी के ऊपर जो है हम लोग एक फुल फ्लेजेड सम बनाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो है हम लोग आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सम आपके लिए रेडी करके रखा है, तो आप लोग एक बार सम को फटाफट पढ़ लो। सम कुछ ऐसा है कि हमारे पास मिस्टर एक्स है जो आपको कुछ डिटेल्स दे रहे हैं। उनके पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, एंड तीनों जो है वो लेट आउट है, ठीक है ना। तीनों हाउस प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट है। तो सबका ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, रेंट पर मंथ दिया हुआ है। ये बेसिकली स्टेप 2 के लिए दिया हुआ है, वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं अनरियलाइज रेंट है हाउस 3 के लिए। तो जब हाउस 3 करेंगे तो हम लोग ध्यान देंगे कि क्या करना है, और जीए भी निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पहले से बना लिया है, आपको जो है फॉर्मेट बनाना रहेगा, ठीक है। आप लोग कंजूसी मत करना, फॉर्मेट बनाना साथ साथ सब करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी ये तीनों हाउस का हम लोग पैरेलली निकालेंगे। मैं पहले हाउस 1 करूंगा, फिर हाउस 2, फिर हाउस 3, ठीक है। तो हेडिंग्स तो एक ही रहता है ना, हेडिंग रहता है वही। सबसे पहले हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आई थिंक फॉर्मेट सबको याद हो गया होगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग निकालते हैं रीजनेबल रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है वो होता है हायर ऑफ द टू, हायर ऑफ द टू। तो किन दोनों में से हायर होता है? सबसे पहला होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, बी होता है अपना फेयर रेंट। अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ, इफ स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन, इफ स्टैंडर्ड रेंट, आप लोग फुल फॉर्म्स यूज करना, ठीक है। इज गिवन, देन लोअर, देन लोअर ऑफ ए, हायर ऑफ अबव, हायर ऑफ अबव, एंड बी स्टैंडर्ड रेंट। जो भी आता है उसको हम लोग बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो देखते हैं, चलो फिल करते हैं डेटा को। तो यहाँ तक तो कहीं डाउट होना नहीं चाहिए। तो यहाँ तक का डेटा फिल कर दो। तो जीएमवी है 3 लाख, फेयर रेंट है 2,60,000, स्टैंडर्ड रेंट है 2 लाख। तो 3, 260, 2 लाख। तो ये अपना 3 लाख, जीएमवी है 3 lakhs, फेयर रेंट है 2,60,000। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है? 3 लाख इज हायर, बट इट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट आपको सब में कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 2 लाख का, तो हमारा 2 लाख का स्टैंडर्ड रेंट है। और इन दोनों में से जो हायर है विच इज 3 lakhs। तो फाइनली हमारा आर कौन सा होगा? आर होगा लोअर ऑफ द अबव। तो इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 2 लाख है। तो 2 लाख हमारा हो जाएगा क्या? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये हो गया हमारा आर। आप लोग फुल फॉर्म लिखना स्टेप 1, ठीक है। तो उसके बाद स्टेप 2। स्टेप 2 हम लोग करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज। इस सब में तो है नहीं। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। तो देखते हैं कितना एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो हाउस 1 के केस में हमारा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल होना चाहिए था 20,000। 2 महीना वेकेंट है, तो देखो साल में 12 महीना होता है, 20,000 करके रेंट है। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 2 महीने अगर वेकेंट है तो 10 महीने का ही रेंट मिलेगा। 10 महीने का ही रेंट मिलेगा, तो 20,000 इंटू 10 हो जाएगा हमारा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो हम लोग कर देते हैं 20,000 इंटू 10। ये हो जाएगा हमारा कितना? 2 लाख। 2 लाख। और अनरियलाइज रेंट है नहीं, तो इन दोनों में से स्टेप 3 जो हायर हुआ, स्टेप 3 हायर ऑफ, हायर ऑफ स्टेप 1 और स्टेप 2। तो दोनों में से हायर क्या फर्क पड़ता है? 2 लाख, 2 लाख ही तो आया हुआ है। 2 लाख। तो हमारा फाइनली जीएवी अंडर सेक्शन 23(1) क्या हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। हाउस 1 खत्म, हाउस 2 देखते हैं। हाउस 2 में देखो सेम डेटा दिया हुआ है। तो अपना जीएमवी है 4 लाख, फेयर रेंट है 4,20,000, स्टैंडर्ड रेंट है 3,60,000। तो 4 लाख, 4,20,000, 3,60,000। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 lakhs, 4,20,000, एंड स्टैंडर्ड रेंट है 3,60,000। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है? 4,20,000। तो 4,20,000। बट हमारा आर कौन सा होगा इन दोनों में से? लोअर। तो लोअर है 360। तो हमारे इसके केस में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हुआ कितना? 3,60,000। ये हो गया हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 एनुअल एक्चुअल रेंट रिसीवेबल।
तो रेंट पर मंथ कितना है 32,000 और 1 महीने वेकेंट था, तो यानी कि इसका मतलब जो है 11 महीने का रेंट जो है हमें मिलना चाहिए था। तो 11 महीने का रेंट करो 32,000 इंटू 11 करके देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32,000 इंटू 11, ये हो रहा है 3,52,000। 3,52,000, ठीक है 3,52,000 हो रहा है। तो स्टेप 3 कौन सा होगा इन दोनों में से हायर? तो 3,52,000 और 3,60,000, विच एवर इज हायर, तो 3,60,000 इज ऑब्वियसली हायर हियर। मैं जीएबी को एक स्टेप नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके केस में जीएबी हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो अभी हमारा केस 2 में देखो, ऐसे तो देखो हमारा महीने का रेंट है 32,000, तो 32,000 जो है अगर महीने का रेंट है तो साल का रेंट होना चाहिए था 3,84,000। बट सिंस वैकेंसी पीरियड है सिंस वैकेंसी पीरियड है 1 महीने का, तो हमारा स्टेप 2 का वैल्यू कम आ रहा है स्टेप 1 के वैल्यू से। तो मैंने क्या बोला था, जब कभी भी ऐसा केस आए when step 2 value is less than step 1 value due to vacancy period, क्या बोला सर वापस बोलिए, when step 2 value is less than step 1 value because of vacancy period, यहाँ पे तो वही हो रहा है। अगर वैकेंसी पीरियड नहीं होता तो आप लोग खुद मल्टीप्लाई करके देख लो कि 32,000 करके अगर रेंट है और 12 महीने का रेंट है, तो 32,000 इंटू 12 कितना होता है 3,84,000, यही होना चाहिए था एक्चुअल रेंट रिसीव 12 महीने का, क्योंकि ये सारा तो 12 महीने पे है। तो अगर वैकेंसी पीरियड नहीं होता, तो ये 384 होता, बट वैकेंसी पीरियड है बोल के 352 हो रहा है। सो स्टेप 2 वैल्यू इज लेस देन स्टेप 1 वैल्यू बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ वैकेंसी पीरियड। तो इसके केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेप 4 करेंगे, स्टेप 4। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2, इफ नो वैकेंसी पीरियड वाज देयर। तो यहाँ पे मैंने कर दूंगा 32,000 इंटू 12 विच इज 3,84,000। तो देखो जैसे ही वैकेंसी पीरियड नहीं है, हमारा स्टेप 2 का वैल्यू 384 हो जाना चाहिए था, तो इस हिसाब से स्टेप 2 का वैल्यू ज्यादा आना चाहिए था। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा जीएबी क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनली स्टेप 2 वैल्यू है विच इज 3,52,000। तो सर 384 क्यों नहीं हुआ सर? अरे ये तो तब होता ना अगर 12 महीने के लिए हम लोग रेंट पे देते, और हम लोग तो एक्चुअली में 11 महीने ही रेंट किए हैं, तो 11 महीने का जो भी अमाउंट है स्टेप 2 में वो हो जाएगा फाइनल आंसर। पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका रेंट अर्निंग कैपेसिटी 384 का है। अगर आप 12 महीने प्रॉपर्टी को रेंट करते तो आपको 3,84,000 रुपीज मिलता, बट 1 महीने वेकेंट था तो आपको 352 मिला। बट इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या रेंट अर्न करने के लिए केपेबल नहीं है? आंसर इज यस, केपेबल तो है। तो इसीलिए हम लोग जो है स्टेप 2 वैल्यू को ही बना देंगे क्या, जीएवी। चलो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा थर्ड हाउस प्रॉपर्टी में क्या केस है। देखो तो जीएमबी है 2,50,000, फेयर रेंट है 2,40,000 और स्टैंडर्ड रेंट है 3 लाख। तो 2,50,000, 2,40,000 और ये है अपना स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख का। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है सर? 2,50,000 हायर है, बट इट कैनॉट एग्जीड स्टैंडर्ड। हाँ तो स्टैंडर्ड तो बहुत ज़्यादा है, तो हमारा आर कितना हो गया, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 2,50,000। अब देखो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल के लिए महीने का रेंट दिया हुआ है 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ है, बट देखो 3 महीने वेकेंट है, तो एक्चुअली में आया कितना है, 9 महीने का ही रेंट आया है। तो 20,000 पर मंथ करके 9 महीने का रेंट कितना होता है, तो 9 2 18, 1,80,000 होता है अपना 9 महीने का रेंट। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2 वैल्यू। स्टेप 3 क्या होता है, हायर ऑफ स्टेप 1 स्टेप 2। तो ये अगर स्टेप 1 है, ये अगर स्टेप 2 है, तो इन दोनों में से हायर कौन सा है सर? 2,50,000 हायर है, ये भी कोई कहने की बात है, 2,50,000 हायर है। पर सर अगर 20,000 करके रेंट होता और सर 12 महीने का होता तो कितना होता, करके देख लो। तो स्टेप 4 देख लो, स्टेप 2 इफ देयर वाज नो वैकेंसी तो कितना होता, 20,000 इंटू 12 करके देखो कितना होता है, 240 ही होता, 2,40,000। तो अगर वैकेंसी पीरियड नहीं भी होता फिर भी स्टेप 2 वैल्यू स्टेप 1 से कम होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप 1 ही जीत गया। तो स्टेप 3 वैल्यू शैल बी द अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज 2,50,000। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर 12 महीने भी प्रॉपर्टी को रेंट कर देते फिर भी तो हमारा स्टेप 1 से कम ही आता स्टेप 2 वैल्यू। स्टेप 2 वैल्यू हम लोग देखते हैं कि साल में कितना रेंट आना चाहिए था, अगर पूरे साल लेट आउट करते तो भी 2,40,000 आएगा, और नॉर्मली मेरा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है 2.5 लाख का, तो ये हायर है तो यही जीतेगा, यही जीए भी होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा एज पॉसिबल रखना है आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो इसके साथ जो है हम लोग कल का जहां पे टॉपिक छोड़े थे उसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन बना दिया। आई होप ये करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि जीएवी कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक में आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जीएवी से आगे बढ़ेंगे हम लोग एनएवी भी करेंगे, और एक सम तो मैंने लिया है उसमें हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारा जो ये वाला सम है, इस सम में मैंने लिया हुआ है अपना
टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी। अगर आपको याद होगा, मैं जब आपको समझा रहा था कि हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, तो अब मैंने आपको बताया था कि ये कुछ फॉर्मेट होता है हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग जीएवी निकालते हैं, आपको अब जीएवी निकालना आ गया है। उसके बाद हम लोग उससे माइनस करते हैं टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटी बाय दी ओनर। तो यही हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो टैक्सेस पेड बाय लोकल अथॉरिटी, तो हम लोग जो है लोकल अथॉरिटी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह को जो टैक्सेस देते हैं उसको हम लोग देते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ नेट म्युनिसिपल वैल्यू। सर अभी तक तो हम लोग बस ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू देखे थे सर, ये नेट म्युनिसिपल वैल्यू किस चिड़िया का नाम है, चर्चा करते हैं, पेशेंस रखो, आगे बढ़ते हैं तो बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अलाउड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट म्युनिसिपल वैल्यू, क्या होता है बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इट इज अलाउड इन कैश बेसिस बट एडवांस इज नॉट अलाउड। मतलब मान लो अगर आपका साल का टैक्सेस बाई लोकल, आपको मान लो म्युनिसिपल टैक्स देना है 10,000 रुपए का, ठीक है, ये आपने पे कर दिया है। इसके साथ साथ आपका पिछले साल का टैक्स जो था वो भी आप पे कर दिए। इसके साथ साथ पिछले साल का जो आपका म्युनिसिपल टैक्स था वो भी 10,000 का था, वो भी आप इस साल ही पे किए। तो ये 20,000 का आपको इस साल जो है डिडक्शन मिल जाएगा, आपको इस 20,000 का डिडक्शन जो है मिल जाएगा इस साल। पर अगर आप ये चाहे कि आप नेक्स्ट ईयर का टैक्स भी इस साल पे कर दे, नेक्स्ट ईयर का टैक्स भी इस साल पे कर दे, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ये वही बोल रहे हैं, ये कैश बेसिस में आपको डिडक्शन मिलेगा बट एडवांस के लिए कोई डिडक्शन नहीं है, समझ में आया। उसके बाद only taxes paid by owner, only taxes paid by the owner shall be allowed and not by the tenant। यानी कि अगर ओनर टैक्स पे कर रहा है फिर ही आपको जो है अलाउड होगा टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी। यानी कि अगर टेनेंट ने ओनर के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया तो वो आपको अलाउड नहीं होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है कोई भी अक्रूवल बेसिस पे नहीं होता। यानी कि अगर आपको बोले कि लेट्स से 10,000 आपका म्युनिसिपल टैक्स है जिसमें से वन हाफ जो है वो ड्यू है, तो आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा, हाफ का ही मिलेगा, क्योंकि हाफ ड्यू है, तो जो ड्यू है उसका नहीं मिलेगा क्योंकि कैश बेसिस पे मिलता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बोले आपको 10,000 म्युनिसिपल टैक्स है जिसमें से हाफ जो है टेनेंट दिया है, तो जो टेनेंट दिया है उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट जो ओनर दिया है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सर आते हैं नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो देखो अभी तक हम लोग जितने भी सम बनाए ना, वहां पे बेसिकली मैं आपको प्रॉपर्टी का लोकेशन नहीं बता था, ठीक है। तो सीन क्या होता है ना कि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी किसी मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में है, मेट्रो सिटी मतलब कोलकाता दिल्ली मुंबई चेन्नई, ये चार को हम लोग इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो अगर आपका प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, तब हम लोग जीएमवी एनएमवी का लफड़ा देंगे कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्या है। बट अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी नॉन मेट्रो सिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका जीएमवी है वही आपका एनएमवी है। तो सर अगर मान लेते हैं हमारा नॉन मेट्रो सिटी में घर है और हमारा जीएमवी है 1 लाख का, हमारा जीएमवी है 1 लाख का और म्युनिसिपल टैक्स है 10% के रेट पे, तो सर हमारा म्युनिसिपल टैक्स कितना आएगा, 10% ऑफ 10,000, क्योंकि नॉन मेट्रो केस में जीएमवी इज इक्वल टू एनएमवी। तो म्युनिसिपल टैक्स अगर 10% का है तो 1 लाख का 10% 10,000 ही आएगा आपका, ठीक है ना। बट सर अगर मेट्रो सिटी में घर हुआ तो सर तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अगर मेट्रो सिटी में घर हुआ तो हम लोग कैसे करते हैं कि मेट्रो सिटी में घर हुआ, मान लेते हैं आपका कोलकाता में घर है, ठीक है, मान लेते हैं आपका कोलकाता में घर है और आपका जो जीएमवी है, जीएमवी वो दिया हुआ है आपको 1 लाख का, और आपको बोला हुआ है कि सर आपका म्युनिसिपल टैक्स आएगा 10%, म्युनिसिपल टैक्स आएगा 10%। तो इसके केस में आपको जो है सबसे पहले इस जीएमवी को जो है एनएमवी में कन्वर्ट करना होगा। इस जीएमवी को क्या करना होगा, एनएमवी में कन्वर्ट करना होगा। तो इस जीएमवी को हम लोग एनएमवी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि एनएमवी इज इक्वल टू जीएमवी माइनस 10%। तो एनएमवी इज इक्वल टू जीएमवी माइनस 10%। तो इसको सबसे पहले आप एनएमवी में कन्वर्ट करो, उसका 10% निकालो। तो अगर जीएमवी 1 लाख का है तो एनएमवी कितना आएगा, एनएमवी इज इक्वल टू जीएमवी माइनस 1 लाख का 10%, तो कितना आता है करो, तो ये आ जाएगा 1 लाख माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा अपना 90,000। तो 90,000 आपका क्या आया, एनएमवी आया आपका कितना 90,000। तो देयरफॉर म्युनिसिपल टैक्स कितना आएगा 90,000 इंटू 10%, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स भी तो 10% पे लग रहा था, तो ये आ जाएगा आपका 9,000। समझा पाया। इसके नीचे एक जस्ट सम लिया है, बढ़िया सम लिया है, तो इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा फंडा। हम बस अभी आपको समझा रहा था कि जीएमवी से एनएमवी में कैसे जाएंगे, ठीक है ना, आसान है, बस 10% माइनस करना है, एनएमवी में आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सब में आपको ऐसे ऐसे सताएगा, आपको कभी कभी मेट्रो सिटी दे देगा, कभी नॉन मेट्रो सिटी दे देगा, और फिर कभी कभी एनएमवी दे देगा, जीएमवी दे देगा, आपको परेशान नहीं होना है, धैर्य रखना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे एक सम लिया हूँ आपके लिए, तो सम आसान सा है। रश्मि फर्निश यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता। कोलकाता बोला तो कान खड़े कर लो, कॉशियस हो जाओ, दिस इज अ मेट्रो सिटी, दिस इज अ मेट्रो सिटी, ठीक है। अब मेट्रो सिटी है ना, अब देखो अगर आपके सम में मेट्रो सिटी दे देता है तो अगर म्युनिसिपल वैल्यू बोले आपको, तो इवन दो यहाँ पे तो मैंने नेट मेंशन कर दिए, अगर आपको नेट ना भी बोले तो मान लेना कि म्युनिसिपल वैल्यू हर वक्त क्या है, नेट ही दिया होगा। अगर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू देते तब तो बात अलग है, बट अगर मेट्रो सिटी है और आपको बोला सब में कि सर ये म्युनिसिपल वैल्यू है, तो मान लेना नेट ही है वो, ठीक है ना।
तो इसमें तो मैंने नेट बोल ही दिया। तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है 90,000, फेयर रेंट है 1,20,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,20,000, रेंट पर मंथ है 10,000, अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है 1 महीने का, तो 1 महीने का रेंट जो है मिला ही नहीं, मिलेगा भी नहीं, वैकेंसी पीरियड है 1 महीने का। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई दी ओनर है 90,000 9,000 10% के रेट पे, और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन है 25,000। आपको हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। देखो बढ़िया समय, फुल फ्लेजेड समय हम लोग करेंगे। फॉर्मेट याद रखना है, जीएबी तक टिके रहना है, और उसके बाद तो प्रोसेस आ रही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऐसे लाइन, सबसे पहले सम स्टार्ट करने से पहले आपको ये लिखना होगा कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी। यहाँ पे एसएससी कौन है? रश्मि इज द एसएससी बिकॉज शी विल पे द टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर इतना, रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर इतना। ये आपको सबके स्टार्टिंग में लिखना होगा जब आप हाउस प्रॉपर्टी का सम कर रहे हो। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स काटेगा, ठीक है ना, फॉर्मेटिंग करना होगा आपको। उसके बाद आपको लाइन खींचना है, और उसके बाद सबसे पहले क्या करना, प्रॉपर्टी का नाम लिखना। तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी जो है, हाउस प्रॉपर्टी जो है ये है कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। अब जो है सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही अपना फॉर्मेट में आ जाओ, ग्रॉस ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्टेप 1 रीजनेबल रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, आरईआर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये होता है हायर ऑफ द टू, हायर ऑफ द टू। हायर ऑफ द टू क्या? ए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, बी फेयर रेंट। तो अब देखो सीन क्या है, हायर ऑफ द टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट। तो इस सब में आपको तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया ही नहीं सर, ये तो दिया है नहीं, ये तो नेट है, ये तो नेट है, ग्रॉस नहीं है। आपको इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो नेट से ग्रॉस में कैसे जाएंगे? फॉर्मूला सिंपल है, देखो अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू GMB माइनस 10% ऑफ GMB, तो आपका नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 90,000, आपको GMB निकालना है, आपको GMB जो है निकालना है। तो दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक और तरीका यहाँ पे भी दिया हुआ है, बढ़िया है। देखो मैं दोनों, इस सब में तो दो अल्टरनेटिव दिया है, ऑल्टरनेटिव 1 मैं दोनों करके दिखाता हूँ, जो आपको बढ़िया लगे कर लेना इस सब के लिए। ऑल्टरनेट 1, तो अगर ये GMB 100 है, ये ऑब्वियस सी बात है ना, GMB माइनस 10%, तो 90% बच गया ना, 90% ऑफ GMB इज इक्वल टू 90,000। अरे देखो ये GMB है, मतलब ये 100 है, और 10% ऑफ GMB, तो 100% ऑफ GMB माइनस 10% ऑफ GMB कितना होता है? 90% ऑफ GMB। अगर 90% ऑफ GMB 90,000 है, तो GMB कितना होगा सर? 90,000 डिवाइडेड बाई 90%। इसको कैलकुलेटर में करो, आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर में नहीं कर पा रहे हो तो अब क्या बताएं, करके देखो कैलकुलेटर में, एकदम ऐसे एक परसेंटेज लिखना 90,000 डिवाइडेड बाई 90%। सर ऐसे हम लोग के कैलकुलेटर में 90% नहीं होता है, तो अरे तो ऐसे कर लो ना, 90,000 डिवाइडेड बाई 0.9 कर लो, बात तो वही है, एक ही चीज आएगा। तो ये आ रहा है हमारा कितना? 1,00,000 आएगा, इज इक्वल टू GMB। दिस इज ऑल्टरनेट 1। दूसरा ऑल्टरनेटिव भी आपके पास, ऑल्टरनेट 2 भी दिखाता हूँ, चलो। अरे यार ऑल्टरनेट टू देखो यहाँ पे बोला है कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई दी ओनर इज 10%। अब म्युनिसिपल टैक्स जो दिया है वो तो नेट पे दिया होगा, तो ये 9,000 अगर 10% है, अगर 9,000 10% है, तो यहाँ से तो हम लोग NMV निकाल ही सकते हैं, और फिर NMV से वापस GMB में जाना होगा। नहीं एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑल्टरनेट है, इसी से आपको करना होगा। ये आपको NMV कैलकुलेट करना है, अगर सब में आपको NMV नहीं दिया होता तो हम लोग यहाँ से NMV निकाल सकते हैं, NMV से GMB निकाल सकते हैं। तो यही आपका है तरीका, कैलकुलेशन ऑफ, ये वर्किंग नोट बनाना आप लोग, ठीक है ना, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ GMB। ठीक है, अब सर ये GMB क्यों करिए? GMB क्यों चाहिए? आसान है, GMB यहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए आपको, तो GMB यहाँ पे चाहिए स्टेप 1 के लिए। तो GMB कितना है हमारा? 1,00,000। फेयर रेंट कितना है सर? फेयर रेंट तो आपको सब में दे दिया होगा, फेयर रेंट दिया हुआ है 1,20,000, तो आपका फेयर रेंट हो गया 1,20,000। अब तो सर स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन, स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन, सो RER shall be minimum of 2, A higher of above। तो दोनों में से हायर कौन सा है? 1,20,000। एंड बी स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है सब में आपको देख लो। अरे कहाँ गया? हाँ ये रहा स्टैंडर्ड रेट, 1,20,000 दिया हुआ है। वाह बढ़िया।
तो क्या फर्क पड़ता है, 1,20,000 हमारा हो गया RER। चलो स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 होता है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। तो यहाँ पे देखो 10,000 पर महीने का रेंट है और 1 महीना प्रॉपर्टी वेकेंट है, तो इस हिसाब से जो है 10,000 इंटू 11 जो है हम लोग का होना चाहिए था क्या, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ARR माइनस UR करते हैं ना, UR करते हैं ना, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है 10,000 इंटू 1 महीने अगर वेकेंट हुआ, 1 महीने अगर वेकेंट हुआ तो 12 - 1, ठीक है, ये हो गया एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, माइनस अनरियलाइज रेंट है 1 महीने का, तो 1 महीने का रेंट तो 10,000 ही है। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे कितना है, देखो 10,000 इंटू 11 विच इज 1,10,000 माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख। समझ आया कैलकुलेशन? ये है हमारा रेंट पर मंथ, रेंट पर मंथ, ये है हमारा 1 महीने का वैकेंसी पीरियड, और ये है हमारा अनरियलाइज्ड रेंट। तो नेट में तो 11 महीने ही रेंट पे था ना, तो 11 महीने का रेंट कितना बनता है 1,10,000, और अनरियलाइज रेंट है 10,000, तो 1 लाख का हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 3, एक बार मैं लाइन खींच देता हूँ ना, तो मजा नहीं आएगा। अरे हाँ, तो स्टेप 3 हायर ऑफ स्टेप 1 और स्टेप 2। तो हायर कौन सा है 1,20,000, अरे देखो ना दादा, देखो देखो यहाँ पे स्टेप 2 1 लाख है, स्टेप 1 1,20,000, तो हायर कौन सा होगा 1,20,000। स्टेप 4, अरे सर वैकेंसी था ना, तो स्टेप 4 करना होगा। तो स्टेप 2 वैल्यू, स्टेप 2 वैल्यू इफ देयर वाज नो वैकेंसी पीरियड, तो अगर वैकेंसी नहीं होता तो स्टेप 2 का वैल्यू कितना आता, तो आसान है, 10,000 करके 11 महीने का रेंट आता, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट होता, 12 महीने का, सॉरी 12 महीने का रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट होता, तो कितना होता, अरे एक ही महीने तो वेकेंट था, 11 महीने का तो रेंट आना चाहिए था, तो वैकेंसी अगर हटा दो तो 12 महीने का रेंट आना चाहिए था। वैकेंसी तो एक ही महीने का था ना, तब इसीलिए तो वहां पे 11 महीने ले रहे थे, अब वैकेंसी है ही नहीं, वैकेंसी है ही नहीं, तो 12 महीने का रेंट आएगा, तो यहाँ पे 12 ये हो गया एनुअल रेंट जो आना चाहिए था, माइनस अनरियलाइज जो आएगा ही नहीं, तो 1,20,000 माइनस 10,000 1,10,000। तो इवन दो अगर वैकेंसी नहीं होता फिर भी स्टेप 2 वैल्यू जो है वो स्टेप 1 वैल्यू से कम ही आता, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इसके केस में हमारा स्टेप 3 वैल्यू शैल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज 1,20,000। ये हो गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(1). कहाँ से आया, स्टेप 3 से आया, स्टेप 3 से आया, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ सर समझ में आ गया सर, आसान था। तो ये सारा कुछ निपट गया। उसके बाद देखो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई दी ओनर 10%, तो 10% बोल के 9,000 बोल दिया। अगर ये 9,000 नहीं भी बोलता तो हम लोग निकाल लेते, क्योंकि सर कोलकाता में प्रॉपर्टी है, हम लोग को पता है सर, मेट्रो सिटी में अगर हाउस प्रॉपर्टी होता है तो हम लोग एनएमवी का 10% निकालते हैं, और सब में सर यहाँ पे एनएमवी दिया हुआ है, तो एनएमवी का 10% कितना होगा, 9,000 होगा, 90,000 का 10%। तो हम लोग सर जीएबी से जब म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं तो इसे करेंगे लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई दी ओनर, पेड बाई दी ओनर, तो ये हो जाएगा कितना 9,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली 1,11,000। ये हो जाएगा हमारा क्या, नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(1), ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इससे करेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। हाँ ये नया आ गया ना, तो इसमें 2 डिडक्शन होता है, मैं आपको डे 1 पे बताता है। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सारे खर्चों के लिए मिलता है, आप घर पे जो जो खर्च करते हो उसके लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अमाउंट आपको डिडक्शन के रूप में मिलता है, विच इज 30% ऑफ एनएवी, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। तो कैलकुलेट करो 1,11,000 इंटू 30%, ये होता है शायद 33,000,
और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या सब में, देख लेते हैं। अगर नहीं होता तो भी तब स्टैंडर्ड डिडक्शन पे रुक जाता, दिया हुआ है 25,000 का तो दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000, तो दोनों को ऐड कर दो 33 38 और ये हो जाएगा 58,000, तो ये हो जाएगा 58,000। तो फाइनली हमारा आ गया 1,11,000 माइनस 58,000 कितना होता है, 1,11,000 माइनस 58,000, तो ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 53,000। आसान है, बस इतना ही करना है आपको सब में, स्टेप्स याद रखो, हाउस प्रॉपर्टी का सब बन जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार आप लोग ध्यान से देखो अभी हम लोग जो भी किए। हाँ जी, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो है अगला टॉपिक रेडी है, विच इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सर ये क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी? बेसिकली हम लोगों ने लास्ट जो सम बनाया था दैट वाज अबाउट लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसा घर जो भाड़े पे दिया हुआ है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मतलब जहाँ पे आप खुद ऐसे खुद ड्वेल करते हैं, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो इसका ट्रीटमेंट जो है बेसिकली ऐसे होगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी केस में नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(1) जो है वो नील रहता है। नील मतलब जो है हम लोग इतने टाइम से निकाल लेते हैं ना, जीएबी एनएवी वगैरह वगैरह स्टेप्स डाल के, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नील हो जाएगा, खत्म। तरीके से हमें आपको डेटा देगा भटकाने के लिए, बट आप जो है टिके रहना कि नेट एनुअल वैल्यू नील, बात खत्म, कहानी खत्म वहीं पे। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन लोन का जो हम लोग ऊपर देखे थे, यहाँ पे देखो सब में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है ना 25,000 का, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी हो बट मैक्सिमम आपको 30,000 तक का ही इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B। 30,000 से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउएवर 30,000 से ज्यादा, ये लिमिट जो 30,000 का है ये 2 लाख हो सकता है। कब होगा? जब फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यानी कि मैक्सिमम जो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल सकता है वो नॉर्मली 30,000 रहेगा, बट वो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला कि कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तभी आपको इंटरेस्ट जो है 2 लाख वाला लिमिट मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट। जो आप लोन ले रहे हैं वो 1/4/99 के बाद लेना पड़ेगा आपको। और जो अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन जो है 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन जो है आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो ये जो 30,000 का लिमिट है मैक्सिमम इंटरेस्ट और लोन का, ये जो एक्सटेंड हो गया 2 लाख हो जाएगा, और आप 2 लाख तक का जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम उतना ज्यादा आप कम कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसी से रिलेटेड एक सम ले लिया है नीचे, जो आपके साथ अभी मैं करने वाला हूँ। तो सम ऐसा है कि मैं सोमी फर्निश यू द फॉलोइंग डिटेल्स। हमारे इनके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है कोलकाता में, एक जो है वो भाड़े पे दिया हुआ है, एक में ये खुद रहती है, ठीक है। जीएबी फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट वगैरह आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा रेंट पर मंथ दिया हुआ है, इसके केस में नहीं दिया हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है। अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है, वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है, और ये तीनों बेसिकली टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी, दीज आर टैक्सेस बाई लोकल अथॉरिटी है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे अभी साथ में ही करेंगे हम लोग। तो आपको जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, करते हैं एक बार फटाफट, लाइन खींच लेता हूं मैं। आपको पहले फॉर्मेलिटी करना है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दी फॉर सोमी फॉर द असेसमेंट ईयर ABCD रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर ABCD, ठीक है। ऐसे आपको फॉर्मेलिटी करना है। मैं वो सब फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फॉर्मेलिटी करूंगा तो वीडियो का लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं जस्ट लाइन खींच के जो है सम करवाना स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, लंबा लाइन तो लगेगा, फुल फ्लेजेड सम जो है इस बार 3 लाइनें लगेंगी, 3 लाइनें लगेंगी सर। हाँ देखो क्यों लगेगा, देखते रहो। देखो 3 लाइन लगेगा क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो है 2 हाउस प्रॉपर्टी दिया है और दोनों को सेपरेटली जो है कंप्यूट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे काम आएगा। देखो शुरू का प्रोसेस तो वही है कि आपको जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। आप स्टार्ट कर लो मेरे साथ साथ, जो लोग सम कर रहे हैं वो लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू फटाफट जो है आप लोग निकाल लो, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट अमाउंट, ठीक है, करते हैं। तो हाउस 1 ये है लेट आउट,
और ये है अपना कोलकाता में। तो मैं ये डिटेल्स यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले करेंगे GAV। आप लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखना। स्टेप 1 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। आप लोग RER मत लिखना, ये होता है हायर ऑफ द टू। हायर ऑफ द टू में ए होता है अपना GMV, वी होता है GMV क्या है, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, वी में होता है फेयर रेंट। तो GMV कितना है हमारे पास, GMV जो है हमारे पास है सर 1,90,000, फेयर रेंट है 1,60,000, नहीं GMV 1,50,000, फेयर रेंट 1,90,000 करते हैं। GMV 1,50,000, फेयर रेंट 1,90,000। तो हायर कौन सा हुआ, हायर तो ये हुआ सर, बट स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन, therefore RER shall be lower of 2। तो A हायर ऑफ अबव, इन दोनों में से जो हायर है विच इज 1,90,000, एंड बी स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है सर, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है सर 1,60,000 का स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। तो 1,60,000 जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो फाइनली हमारे पास RER आ गया 1,60,000 का, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये है हमारे पास RER। आप लोग पूरा चीज़ लिखना, शॉर्टकट यूज मत करना, नंबर कटेगा मैं बता दे रहा हूँ। हाँ। उसके बाद स्टेप 2 एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। ये एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है, माइंडेड, ठीक है ना, एनुअल रेंट मत बोलना। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल हमारा कितना है 12,000, और वेकेंट था 2 महीने के लिए, तो 12,000 इंटू 10 माइनस अनरियलाइज रेंट 5,000। तो 12,000 इंटू 10, 12,000 इंटू 10 माइनस 5,000 कितना होता है, देखते हैं कितना होता है। 1,15,000 हो रहा है, ठीक है। तो स्टेप 3 हायर ऑफ, स्टेप 1 स्टेप 2 हायर कौन सा है 1,60,000। फिर स्टेप 4, ज़रूरत तो नहीं है बट आप लोग की तसल्ली के लिए कर देता हूँ। स्टेप 2 इफ नो वैकेंसी वॉज देयर, तो कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 12 हो जाएगा, माइनस 5,000 हो जाएगा। तो ये होता है आपका कितना 1,44,000 माइनस 5,000, तो ये हो जाएगा 1,39,000। क्या फर्क पड़ा कोई फर्क तो पड़ा नहीं। हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कौन सा है, यही आया 1,60,000 का, यही आया हमारा GAV अंडर सेक्शन 20, अंडर सेक्शन 23(1). ये कहाँ से आया सर, ये आया स्टेप 3 से आया, ठीक है। इसे हम लोग माइनस करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स नहीं, टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटी लेस टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटी। अब देखो इसमें 3 टैक्सेस है, ये सब में जो है 3 टैक्सेस दिया हुआ है। एक बार मैं लाइन बढ़ा देता हूँ, जा ये तो अलग कलर हो गया। लाइन बढ़ा लेते हैं फटाफट। हाँ ठीक है, इतना काफ़ी होगा लगता है, काफ़ी लंबा लाइन हो गया सर, नहीं ठीक है चलेगा, इतना ही चलेगा। कहाँ पे पेस्ट हो गया ये, अरे यार ये लाइन लगाने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है यार। चलो ये लग गया। ये नीचे क्यों आ जा रहा है लाइन, भगवान जाने। भाई साहब इतना दिक्कत।
चलो ठीक है, फाइनली लाइन खिंच गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? टैक्सेस पेड भाई, टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटी। सबसे पहले क्या है? म्यूनिसिपल टैक्स। सबसे पहला है म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? देखो सब में क्या दिया हुआ है सर, सब में म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 10%। बट ये 10% किस चीज़ का होगा? जीएमबी का होगा या एनएमबी का होगा? क्योंकि सर देखो, प्रॉपर्टी कोलकाता में है तो 10% ऑफ एनएमबी होगा, बट सब में क्या दिया हुआ है? जीएमबी दिया हुआ है। तो आपको इस जीएमबी को एनएमबी में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो, नहीं समझ आया? म्यूनिसिपल टैक्स जो है पे करना आपको 10% का रेट पे, बट ये 10% ऑफ एनएमबी होगा। सब में आपको जीएमबी दिया हुआ है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको सर? तो हम लोग जानते हैं कि एन एम बी इज इक्वल्स टू जी एम बी माइनस 10%। और हम लोग बोल सकते हैं कि अगर जी एम बी है, कितना है जी एम बी हमारे समय? हमारे समय जी एम बी है 1,50,000। हमारे समय 1,50,000 माइनस 10% ऑफ 1,50,000। और हम लोग बोल सकते हैं कि एन एम बी होगा 1,50,000 माइनस 15,000, 15,000 सॉरी, विच इज़ हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 1,35,000। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है एन एम बी। तो एन एम बी है 1,35,000। तो 10% ऑफ एन एम बी कितना होता है? तो 1,35,000 इंटू 10% कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 13,500। सिमिलरली आ जाएगा अपना वाटर टैक्स। वाटर टैक्स भी हम लोग एन एम बी पे निकालेंगे, सीवरेज टैक्स भी हम लोग एन एम बी पे निकालेंगे। तो कितना है एट द रेट ऑफ? वाटर टैक्स का रेट कितना है देख लो, 2%, 1%। ठीक है, बढ़िया बात है। तो वाटर टैक्स है एट द रेट ऑफ 2% और ये है 1%। तो 1,35,000 का 2% कितना होता है? करो, तो हो जाएगा 1,35,000 इंटू 2% करके देखो कितना आता है? 2,700 रुपये। और ये हो जाएगा 1,35,000 इंटू 1%। तो 1,35,000 इंटू 1% हो जाएगा 1,350। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? इसका टोटल कर लो, तो 1,350 प्लस 2,700 प्लस 1,3500, तो ये हो जाएगा 17,550। तो ये हो जाएगा अपना टोटल टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटी। तो इधर है अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,60,000 और ये है 17,550 का टैक्सेस पेड बाई लोकल अथॉरिटी। तो करते हैं माइनस, तो ये आ रहा है अपना 1,42,450। कैलकुलेशन आप लोग भी देखना, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा हमारा नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1। होपफुली कैलकुलेशन आपको समझ में आया। इस सब में देखो, किसी भी सब में हम लोग जब टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटी करते हैं तो हम लोग वो निकालते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ नेट म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, ये तब करते हैं जब हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है। तो इसके केस में हाउस प्रॉपर्टी हमारा कोलकाता में था, बट सब में जीएमवी दिया हुआ था। अब जीएमवी पे तो हम लोग म्युनिसिपल टैक्स नहीं निकाल सकते, जीएमवी को पहले एनएमवी में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही किया है कि जीएमवी को पहले एनएमवी में कन्वर्ट किया, फिर उसके ऊपर जो म्युनिसिपल टैक्स निकाल लिया, वाटर टैक्स भी निकाल लिया, सीवरेज टैक्स भी निकाल लिया। और फाइनली हमारे पास एनएवी है, एनएवी से हम लोग लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। और 24 में दो डिडक्शन है, ए बी। ए में है अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। तो 1,42,450 इंटू 30% कर दो, कितना आता है? 42,735। और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आता है 24 में। सब में कितना बोला हुआ है देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बोला हुआ है 30,000। बढ़िया है, तो 30,000 का आपका इंटरेस्ट ऑन लोन भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो 42, तो ये हो जाएगा 72,735। ये पूरा अमाउंट आपको माइनस करना है। तो करो, कितना हो रहा है? 142,450 माइनस 72,735। ये करने से आपका ये आ रहा है फाइनली 69,715। ये आपका क्या है? ये है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी 2 भी करेंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी 2, ये है हमारा कोलकाता में, अरे यार, ये हमारा कोलकाता में, और ये है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम लोग लिखते हैं एनएवी अंडर सेक्शन 23(1) नील। बस खत्म। तो सर इतना जो डेटा दिया हुआ था सब में सर,
ये सब जो डेटा दिया था, जीएमवी, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये डेटा का कोई काम नहीं है, इररिलेवेंट। ये डेटा सब बकवास है, ये सारा डेटा बकवास है, काम का है बस ये डेटा। तो इससे हम लोग बस एक ही डिडक्शन माइनस करते हैं। देखो अगर एनएवी नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील होगा, अगर एनएवी नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो एनएवी पे मिलता है वो भी नील होगा। तो इससे बस एक ही डिडक्शन माइनस आता है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसके केस में हम लोगों ने लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो मैक्सिमम लिमिट जो है 2 लाख का मिल जाएगा। पर सर बाकी आप जो इतना सारा कंडीशन बताए थे ऊपर, आप तो सर इतना सारा कंडीशन बताए थे, तो पता कैसे चलेगा सर इतना सारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? देखो कंस्ट्रक्शन परचेज देख के ही ना आप लोग जो है बोल देना कि 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम लिमिट, ठीक है? तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये सब मैं आपको चला के बोलता है। अगर चला के बोला तो सोचना, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन देख के ही आप लोग जो है क्या करना, कंस्ट्रक्शन परचेज देख के 2 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन मान लेना। तो 2 लाख अगर मैक्सिमम डिडक्शन है तो 50,000 का तो मिल ही जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा डिडक्शन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, सो लोअर ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम लिमिट। तो एक्चुअल इंटरेस्ट है 50,000, मैक्सिमम इंटरेस्ट है 2 लाख, सॉरी मैक्सिमम लिमिट है, तो इन दोनों में से जो लोअर है तो 50,000। तो ये माइनस करके हमारा हाउस प्रॉपर्टी 2 का जो इनकम है वो नेगेटिव आएगा 50,000 से। तो इनकम फ्रॉम HP2 ये नेगेटिव आया। अब हम लोग जो है टोटल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम देखेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया? देखो ऊपर वाला इनकम जिसको माइनस करेंगे 50,000 से, तो कितना आ रहा है देखो। हाउस प्रॉपर्टी 1 का इनकम था हमारा 69,715 और हाउस प्रॉपर्टी 2 का इनकम जो है वो नेगेटिव है 50,000, तो इन दोनों को माइनस करो तो आ रहा है हमारा 19,715। ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो तो इसके साथ जो है हम लोगों ने आज फुल फ्लेजेड एक सम बनाया, और अगर आपको ये सम का नोट चाहिए, आज सेकंड क्लास का नोट चाहिए, एक बार आप लोग ग्रुप में मेरे को मेंशन करना, मेरा नाम सुधांशु है, एडमिन पैनल में हूँ, आप बस मेरे को मेंशन करना कि सर नोट्स चाहिए, ठीक है ना? तो मैं ये आपको जो आज का क्लास नोट्स है ये मैं आपको PDF के फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है? चलो तो आज यहाँ पे क्लास रोकते हैं, एक और क्लास करेंगे, उसमें भी हम लोग बहुत सारे सम्स बनाएंगे और अलग अलग एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है? आज के लिए डन रखते हैं, सी यू।